कर सीमा वैसे तो काफी समय से बात चल रही है, 1 जून को उनकी डेडलाइन भी है, उससे पहले सबको आशा है कि डील हो जाएगी, बट रोज बात चल रही है सर, और रोज कोई फाइनल फैसले के बिना ही बात टल भी जाती है। अब दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमें डील तो करनी है, बट जैसे जैसे ये देरी हो रही है बाजार थोड़ा ऐसे और नर्वस होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली आज सुबह का जो रिएक्शन हम देख रहे हैं एशिया में। दीप है ना, ये पहली बार मुझे मई का महीना इतना लंबा लग रहा है कि कब 1 जून आएगी, कब 31 मई खत्म होगी, कब डील होगी। मतलब हर रोज मतलब कभी ऐसा लगता है कि डील हो रही है, जल्दी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो फिर से मामला हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। इस सब के बीच में ये सब अपना अपना अंदाज लगाने वाली बात है, अपने अपने स्टेटमेंट्स की बात है कि डील कब होगी और किस तरह से होगी। होनी है ये सबको पता है, बाइडेन साहब को भी पता है, रिपब्लिकन्स को भी पता है, डेमोक्रेट्स को भी पता है, लेकिन कब होगी और किस रूप में होगी इसका अंदाजा जब जब जिस तरह से आता है उसी तरह से बाजार रिएक्शन देता है। लेकिन इनके बीच में दीप एक चीज जो साफ दिख रही है अमेरिकी बाजारों को लेकर, वो है थोड़े कमजोरी के संकेत जरूर अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका बढ़ने में थोड़ा बढ़ रहा है, घटने में थोड़ा ज्यादा घट रहा है। सिर्फ बात ये कि ऐसे धीरे 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 रोज फिसलता है कि आपको है ना डर नहीं लगता और पता नहीं चलता कि गिर रहा है। रोज 100, 150, 200, 250 पॉइंट की रेंज में अगर डाउ फिसलता है तो ऐसा लगता है ठीक है ना, कौन सा ज्यादा गिरा है, हम उससे अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन गिर तो रहा है, और जब बढ़ने का वक्त आता है तो मुश्किल से 100, 125, 150, एक बार 550 पॉइंट बढ़ा था 4 दिन घटने के बाद। उससे ज्यादा कभी ढंग की मतलब पिछले 2-3 हफ्तों में डाउ में कोई एक अच्छी कोई बढ़त दिखी नहीं। एक 550 पॉइंट की थी, एक 332 पॉइंट की। इसके अलावा बढ़ता है तो 100-150 पॉइंट, और धीरे धीरे खिसकने का नीचे काम कर रहा है। ये लगातार चौथा हफ्ता है जब अमेरिकी बाजार थोड़े से ढीले दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से संकेत उतने मजबूत दिख नहीं रहे जैसे अमेरिका से आपको चाहिए। अब आपके हमारे लिए मतलब क्या है? 2 चीज है। एक तो ये कि अमेरिका में जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत होता दिख रहा है, और उसका असर कमोडिटी बाजार पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं जिंक और कॉपर समेत कई सारे मेटल्स ऐसे जो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर बड़ी कमजोरी हो रही। तो मेटल कंपनियों के स्टॉक से एक आध दिन जो हमें चमक दिखती है वो चमक तुरंत ही गायब हो जाती है। आपने देखा परसों किस तरह से मेटल शेयर भागे, कल कमजोर हो गए, और आज भी दुनिया भर में मेटल्स थोड़ी सी कमजोर है। तो आई थिंक एक सेक्टर तो आपका ऐसा है जो आपको सपोर्ट देगा नहीं। दूसरा सेक्टर आपका फार्मा है जो भी अमेरिका से और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हुआ है, वहां से बहुत सपोर्ट आ नहीं रहा। आईटी एक दिन बढ़ता है, एक दिन घट जाता है, वापस एक दिन बढ़ता है। तो आईटी अभी अनिश्चित सा है कि मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो 3 ऐसे सेक्टर जो दुनिया भर के बाजारों से प्रभावित होते हैं, स्पेशली अमेरिका से प्रभावित होते हैं, वो तीनों ही सेक्टर आपको डिस्कंफर्ट दे रहे हैं। तो अगर छोटे लेवल पर देखेंगे तो 3 सेक्टर आपको मजबूत नहीं दिख रहे हैं, और बड़े लेवल पर देखेंगे तो जो भारतीय बाजारों की बढ़ने की रफ्तार है उस पर अमेरिकी बाजार रोक लगाने के लिए तैयार है। तो भले ही हम इतने कमजोर नहीं कि स्ट्रेस आ जाए और टेंशन आ जाए कि अरे अमेरिका बहुत जोर से टूट गया, लेकिन धीमे धीमे खिसकना भी, लगातार खिसकना बहुत अच्छी बात नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम अभी तक बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। उसकी वजह यह भी कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े थोड़े हमारे ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों से जो संकेत है थोड़े ढीले है। अब इसमें यहां से लेकर इस महीने के अंत तक 2 चीजें हो सकती है दीप, जिस पर फोकस करना चाहिए। एक तो ये कि धीमे धीमे जैसे महीने के अंत तक हम 31 मई के आसपास बढ़े, वैसे वैसे इस बात के संकेत बेहतर और साफ होते हुए दिखेंगे। डील कब हो रही है और किस प्रारूप में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और उसके बेसिस पर बाजार रिएक्शन देंगे। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन के नजदीक पहुंचना, अगर डील को लेकर स्थिति साफ ना हो तो अमेरिकी बाजारों के लिए थोड़ा गिरने का एक और आशंका, गिरने का और माहौल बन सकता है। तो मुझे लगता है ग्लोबल माहौल को देखते हुए थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा सतर्क रहने की और थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मूड बिगाड़ने का काम ग्लोबल मार्केट्स ही कर रहे हैं, ये एकदम साफ है। मेट्रो ब्रांड्स, हम सब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। 2021 के एंड में लिस्ट हुई कंपनी है और नंबर से इनके आए हैं। हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं कौशल पारेख साहब, सीएफओ मेट्रो ब्रांड्स के, और सर से हम बात करने वाले हैं नंबर्स और आगे की परफॉर्मेंस पर। एक बार नंबर्स पर नज़र मैं आपकी डाल देता हूं। 35% ग्रोथ इन्होंने अपनी रेवेन्यू में दिखाई थी, एबिटा 11% बढ़ा था, बट मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखा है और मुनाफा भी हल्की गिरावट के साथ ही आया है। हालांकि ऑन एन एनुअल बेसिस
2000 करोड़ से ज़्यादा का इनका रेवेन्यू रहा है और हाईएस्ट प्रॉफिट, एबिटा और स्टोर एक्सपेंशन भी इन्होंने दिखाया है। तो आइए समझते हैं थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में और फिर आगे के आउटलुक पर भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। जरा एक बार परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आपकी अच्छी रही है, एनुअल बेसिस पर भी बढ़िया रेवेन्यू रहा है, क्या आगे भी ये कंटिन्यू रह सकता है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पर हमें इनवाइट करने के लिए। ये साल मेट्रो ब्रांड्स के लिए एक मोमेंटस ईयर रहा है। अगर आप देखें, हमने हमारा हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा एंड पैट ऑन एन एनुअल बेसिस रिकॉर्ड किया है। अगर हम हमारे स्टोर ओपनिंग्स के भी बारे में बात करें तो हाईएस्ट एवर स्टोर ओपनिंग्स ऑफ 115 स्टोर हमने ओपन किए थे लास्ट ईयर में। ई कॉमर्स जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चैनल है हमारे लिए, वो भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ऑन एन एनुअल बेसिस 48% ग्रोथ देखा है। सो लास्ट ईयर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। वी होप द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन जो कस्टमर सेंटिमेंट्स हमने देखे हैं वो कंटिन्यू हो आगे भी। वी आर वेरी पॉजिटिव दैट नेक्स्ट ईयर भी अच्छा जाएगा। एक खाली है कि लास्ट ईयर जैसे अक्टूबर 21 से लेके जून 22 के बीच में इंडिया ने वेरियस ओपनिंग्स देखा था कोविड के बाद। तो वो पीरियड में देयर वाज सिग्निफिकेंट पेंट अप डिमांड आई थी, जिससे सभी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड किया था। Q4 में अगर आप Q4 के हमारे नंबर्स देखते हैं, हमने 35% ग्रोथ रजिस्टर किया है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। वी होप द सेम कंटिन्यूज। थोड़ा सा पेंट अप डिमांड की वजह से ग्रोथ देखेंगे तो थोड़ा सा मॉडरेशन वी एक्सपेक्ट टू सी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ नंबर्स वी एक्सपेक्ट टू सी गोइंग फॉरवर्ड। सेम स्टोर सेल्स ट्रेंड के बारे में भी बताएं सर, किस तरह की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है, आगे का क्या आउटलुक बन रहा है, क्योंकि आपके एडिशंस भी अच्छे हो रहे हैं, बट करंट स्टोर्स पर कैसी परफॉर्मेंस है? सेम स्टोर ग्रोथ एक्चुअली वो नंबर्स हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो ये वो नंबर्स मैं नहीं बोल पाऊंगा। बट अगर आप देखें हमारा एनुअल ग्रोथ अराउंड 56% रहा है ऑन अ स्टैंडअलोन बेसिस। अगर यही पीरियड में अगर हम देखें हमारा स्टोर ग्रोथ वर्सेस लास्ट ईयर निकाल दे अगर जो 20% के अराउंड है, सो बैलेंस ग्रोथ इज ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ जो हमने देखा है लास्ट ईयर में। जैसे कि आपको पता होगा सम इम्पैक्ट ऑफ कोविड, बट यही नंबर अगर मैं FY19 FY20 से भी कंपेयर करूं, सो आवर ग्रोथ हैज बीन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अराउंड 70 to 80% ओवर दोज नंबर्स। बिटवीन दैट पीरियड हमारा स्टोर ग्रोथ अराउंड 35% रहा है। तो बैलेंस ग्रोथ is coming on account of existing stores का strong performance। आगे के स्टोर एडिशन प्लान्स क्या हैं, किस तरह का केपेक्स भी आप लाइन अप कर रहे हैं? ये साल हमने 115 स्टोर का नेट ओपनिंग देखा था। नेक्स्ट 2 years के लिए हमने गाइड किया है कि वी एक्सपेक्ट टू ओपन 200 स्टोर्स इन next 2 financial years, so broadly 100 stores on an annual basis। और इसमें हमने जो recent acquisition किया था Cravatex Brands Limited का, जिसके थ्रू हमें फीला के राइट्स मिले हैं, उसके स्टोर ओपनिंग्स जो होंगे आगे जाके वो हमने ऐड नहीं किए। तो अराउंड 100 stores a year का रन रेट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग टू अचीव। कितना रहेगा? कुछ और एक्विजिशन भी है जो रेडार पर हो? हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो आती जो प्रेजेंट करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते हैं एज एंड व्हेन कम क्लोज टू समथिंग। चलिए अच्छा, तो जब भी कोई आगे अपॉर्चुनिटी आएगी उस पर फोकस किया जाएगा। एक चीज़ और आपसे पूछनी है, और वो है मार्जिन परफॉर्मेंस पर। बाकी आपके मैट्रिक्स तो अच्छे दिख रहे हैं, पर मार्जिन्स पर प्रेशर है। ग्रॉस और एबिटा मार्जिन्स दोनों में हमने वीकनेस इस क्वार्टर देखी थी। जरा बताएं आगे का आउटलुक क्या है, साल के लिए क्या रेंज है, मार्जिन्स कैसे मैनेज करेंगे? मेट्रो ब्रांड्स का परफॉर्मेंस अभी हमको एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 year 2 पार्ट में देखना पड़ेगा, ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस एंड ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो हमने हाईएस्ट एवर ग्रॉस मार्जिन्स रजिस्टर किए अराउंड 58.6% हमारे हिस्ट्री में। अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो अराउंड 33% फॉर द ईयर एंड पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 18% फॉर द फुल ईयर। लास्ट क्वार्टर की बात करें
growth was standalone basis पे sales growth was around 30% and PAT growth was around 21%. So ये जो slightly lower PAT growth देखी हमने last quarter में, ये predominantly reason है expense normalization के वजह से. Because आपको मालूम है last year हमने कोविड का थर्ड वेव देखा था, तो देयर वाज कंप्लीट फ्रीज ऑन वेरियस एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड जैसे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस थे उस पे कंप्लीट फ्रीज था. उसके वजह से हम ये थोड़ा सा मॉडरेशन देखा है इन Q4. अदरवाइज अब Q3 Q4 का रन रेट कंपेयर करें तो इज ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर लाइन. सो ऑन अ फुल ईयर बेसिस वी आर ऑन ट्रैक. इनफैक्ट एज आई सेड, हमारे लिए ये मोमेंटस ईयर था, बेस्ट एवर नंबर्स थे. जब हम कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करते हैं, हमने लास्ट इन्वेस्टर कॉल पे भी गाइड किया था. हमने जो क्रेविटेक्स ब्रांड लिमिटेड का एक्विजिशन दिसंबर में कंक्लूड किया था, उसके 4 मंथ्स के लॉस नंबर्स हमारे नंबर्स में इंक्लूड हुए हैं. अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो CBL के वजह से अराउंड 14 करोड़ का लॉस कंसोलिडेटेड नंबर्स में दिख रहा है, विच इज अ प्राइमरी रीजन व्हाई यू सी ये moderation in the EBITDA and the gross margin. Standalone is rock solid. जैसे हमने गाइड किया था, we expect to streamline and integrate CBL हमारे कंपनी के अंदर over next 12 to 18 months. So next year के first half में we expect the loss to be in a similar range. Okay, I think जी जो लास्ट क्वार्टर में देखा था थोड़ा सा ऑडियो इशू आ रहा है पारिक साहब के साथ, बट एसेंशली जो गाइडेंस दी है वो मेंटेन कर पाएंगे और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी कंपनी कॉन्फिडेंट है. थोड़ा मार्जिन्स मैनेज कर रहे हैं, बट अदरवाइज एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव हैं और जो ग्रोथ का ट्रेंड है वो अभी तक मेंटेन रहेगा, ये बात कर रहे हैं.